अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11 का मैथ और चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा वेक्टर्स के हवाले से वो पढ़ रहे। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज नंबर 3.1 की थी। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ये हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन है। तो अगर आपको बात समझ आ जाती है तो एक कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो ये हमारे चैनल के लिए जो वो बेहतर सिग्नल होता है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसका चंद जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पहले सीख लेते हैं। तो जब हमें वो क्लियर हो जाएगा तो हम क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं डॉट प्रोडक्ट या हम बात करेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट या हमारे पास इसको हम बोलते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी टॉपिक पढ़ा है आपके पास, डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर हों, हमारे पास अगर एक वेक्टर है मेरे पास ए और दूसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ पे हो बी वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर्स आपस में यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं थीटा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल जो होता है ना आपके पास, अगर आप एंगल को जो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यानी यहाँ पे अगर थीटा बनता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है आपके पास, ठीक है, तो ये पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे हमने अगर एंगल पॉजिटिव लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो डॉट होता है इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को आपने अभी याद रखना है। तो जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन उस वेक्टर की लेंथ, और जो सेकंड वेक्टर होगा यहाँ पे उसकी लेंथ, और फिर आ जाएगा कॉज, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी एंगल कितना है थीटा है तो मैं थीटा लिख लूँगा। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हम किस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल लें ना तो वर्क होती है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट आपके पास डी होता है। अब यहाँ पे फोर्स जो है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो आंसर आपके पास ये आ रहा है ना वर्क, तो वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आपने इस डेफिनेशन को याद रखना है, एक तो ये, ठीक है। उसके बाद आपने जो ए डॉट बी होता है वो हमारे पास इक्वल होता है बी डॉट ए के, यानी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता, आप जैसे मर्जी लिखेंगे दोनों का आंसर हमारा एग्जैक्टली जो है वो सेम होता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे डॉट जो एंगल हो ना हमारे पास, अब इस एंगल को डिफरेंट मतलब एंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना यहाँ पे थीटा हमें पता नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं थीटा की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड और यहाँ पे आ जाएगा बी मैग ए डॉट बी, और यहाँ पे देखें आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, सेकंड जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, और कॉज ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉज। अब हम थीटा क्या लगा रहे हैं, ज़ीरो लगा रहे हैं, तो कॉज ज़ीरो पे 1 होता है, तो उस वक्त हमारे पास जो डॉट होगा ना ए डॉट बी, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास फर्स्ट फर्स्ट जो वेक्टर है उसकी लेंथ और सेकंड जो वेक्टर है उसकी लेंथ। ये मॉड का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ होता है आपके पास। अच्छा, सेकंड हमें ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक और जो मेन चीज़ हम बार बार क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, फिर हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसे आएगा। तो देखें ए डॉट बी इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए की मैग्नीट्यूड और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बी की मैग्नीट्यूड, और कॉज ऑफ थीटा होता है, थीटा कितना हो गया 90 हो गया। अब कैलकुलेटर से आप यहाँ पे कॉज 90 के वैल्यू लगाएंगे तो कॉज 90 ज़ीरो होता है, जब तो ज़ीरो इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आंसर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हम बार बार यूज़ करेंगे, यानी अगर दो वेक्टर्स का डॉट ज़ीरो हो तो फिर वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एंगल 90 है ना, तो 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर होंगे आपके पास। तो क्वेश्चन में ये अगर स्टेटमेंट गिवन होगी कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो फिर हम उसका डॉट क्या लिखा करेंगे, ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो लिखा करेंगे। क्लियर हो गया, इसको आपने समझना है। अच्छा, अगर हमारे पास जो है ये ए और बी सेम हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डॉट की डेफिनेशन क्या बनेगी, यानी हम मेरे पास आ जाता है ए डॉट ए, यानी सेम वेक्टर आ जाते हैं ए डॉट ए। तो ए डॉट ए होगा तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, जो पहला वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, जो सेकंड वाला वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, और कॉज ऑफ,
अब काज यहाँ पे सेम वेक्टर होगा, काज हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास ए डॉट ए जो होगा, तो फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, ए जो है इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और जो दूसरा है हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड, और काज 0 पे 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ए डॉट ए जो होगा, सेम वेक्टर्स के दरमियान डॉट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्केयर। याद रखना है, इसको भी हम क्या करेंगे, बार बार जो है वो क्वेश्चन के अंदर जो है वो उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को जब हम यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो फिर हमारे पास किस तरह आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्स कह लेता हूँ, ये मेरे पास अगर वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो आई जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होता है वो के होता है। तो हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर में डॉट आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ कि आई डॉट और जे लिखता हूँ, ठीक है। अब ये डॉट है तो हमने डॉट की डेफिनेशन को क्या पढ़ा, जो फर्स्ट वाला है उसकी मैग्नीट्यूड, और जो सेकंड वाला होगा उसकी मैग्नीट्यूड, और फिर क्या आएगा, कॉज आएगा, और आई और जे के दरमियान एंगल। अब यहाँ पे देखें, आई ये है और जे यहाँ पे ये है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल यहाँ पे कितना होता है आपके पास, 90 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कॉज 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से अगर आप इसको मज़ीद हल करेंगे तो फिर देखें हमारे पास यहाँ पे ये क्या बनता है कि इसको अगर मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट जे इज़ इक्वल टू, तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जस्ट हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, मल्टीप्लाई कॉज 90 पे 0 होता है, तो यहाँ से आपके पास आई डॉट जे का आंसर जो आएगा वो 0 आ गया। इसको भी आपने याद रखना है। और अच्छा, इसका मतलब जो भी डिफरेंट होंगे ना आपके पास, आई डॉट जे हो गया, या आपके पास जे डॉट के हो गया, या के डॉट आई हो गया, यानी ये दोनों डिफरेंट होंगे तो इनका आंसर क्या हुआ करेगा आपके पास, 0 हुआ करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर सेम लेते हैं, आई डॉट आई ले लेते हैं, तो डेफिनेशन क्या है, आई की मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, और आई का मतलब है एंगल 0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे दोनों हो गए। तो कॉस 0 पे हमारे पास 1 होता है, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू इसका आंसर 1 मल्टीप्लाई 1, और कॉस 0 पे 1, सारों को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। इसका मतलब सेम जो आएंगे, आई डॉट आई इक्वल जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, इसका आंसर क्या हुआ करेगा, 1 हुआ करेगा। इस चीज़ को भी हम यूज़ करेंगे डॉट जब हम लिया करेंगे, तो जब हम डॉट लेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ होंगी, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से, और के से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट हम। बाकी हमने जब हमने आई को जे से मल्टीप्लाई करना है, डेफिनेटली हमारा आंसर 0 आएगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई किया नहीं करेंगे। तो एक तो हम डॉट किस तरह फाइंड करेंगे ये हमने यहाँ पे सीख लिया। अब अगर हमने जो है वो थीटा फाइंड करना, यानी क्वेश्चन में हमें कहा हुआ होगा कि आप क्या करें, थीटा की वैल्यू फाइंड करें, या आप क्या फाइंड करें, कोसाइन जो है वो फाइंड करें, या क्वेश्चन में लिखा होगा आप एंगल जो है वो फाइंड करें। तो वो हम किस तरह फाइंड किया करेंगे, हमारे पास जो डॉट है ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास ए की मैग्नीट्यूड है, फिर आपके पास बी जो है वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड है, और कॉज ऑफ आपके पास थीटा है। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, इधर लेके आएंगे तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ए डॉट बी आ जाएगा डिवाइडेड बाई, आ गया आपके पास ए जो वेक्टर है उसका मॉड, और जो हमारे पास बी वेक्टर होगा उसका मॉड इज इक्वल टू कॉज थीटा आ गया। तो जब हमें क्वेश्चन में वो कहेगा कॉज थीटा फाइंड करें, तो हम क्या कर लिया करेंगे, ये यूज़ कर लिया करेंगे। अभी हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डॉट से जो रिलेटेड है वो वाले, और जिनमें हमने कॉस थीटा फाइंड करना है वो वाले। उसके बाद फिर हम चलेंगे, जैसे जैसे आपके पास न्यू कंसेप्ट आएगा तो उसमें प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे, तो वो हर क्वेश्चन में जहाँ पे वो चीज़ होगी तो उसी से मैं फिर वो कंसेप्ट आपको दे दूंगा। तो फर्स्ट आ जाता है हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ए गिवन है, एक वेक्टर आपके पास, बी एक वेक्टर है, और सी एक वेक्टर है। देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग, आपने ए डॉट बी फाइंड करना है। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट फाइंड करता हूँ, पहला जो पार्ट है मेरे पास ए एंड डॉट बी, ठीक है, तो ए डॉट बी फाइंड करूंगा इक्वल, यहाँ पे ए की वैल्यू लगाएंगे, यानी ए का वेक्टर हम लिखेंगे। तो ए का वेक्टर आपके पास क्या आ रहा है, 2i आ रहा है, माइनस आ रहा है आपके पास 3j आ रहा है, और प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया के, और डॉट लिख लिया, ये डॉट फिर आ गया बी आपके पास, तो बी हमारे पास आएगा आई यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर है,
और प्लस 4 के यूनिट वेक्टर हो गया। ये हमने आई और जो वेक्टर ए और बी की वैल्यू लगा ली। देखें अभी हमने क्या सीखा कि हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप 2 को 3 से करेंगे 6 तो आ जाएगा, साथ आई डॉट जे होगा, तो आई डॉट जे का आंसर अभी हमने निकाला, डिफरेंट का जो आंसर होता है वो तो ज़ीरो होता है, तो लिहाजा हमने आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है। अब आई के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आई के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर हमारा 2 आ गया। तो साथ क्या आएगा, आई डॉट आई आएगा, तो आई डॉट आई का आंसर 1 होता है, तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब हम जे वाली वैल्यू को जे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे जे के साथ -3 है, इधर जे के साथ -3 है, तो माइनस और माइनस हमारा हो गया प्लस हो गया, और 3 3 जार 9 हो गया, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपने के वाले को के से मल्टीप्लाई करना है। अब के के साथ यहाँ पे 1 है, तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ आपने, तो यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे के साथ क्या है 4, तो प्लस उसके साथ 4 है, तो प्लस एंड प्लस प्लस होता है, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया, 1 मल्टीप्लाई 4 4 आ गया। इसको हम हल कर लेते हैं, 9 2 11 हो गए, 11 में 4 किया तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। ये हमने डॉट फाइंड कर लिया। ये डॉट फाइंड करना आपको आएगा तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो मैंने आपको बात समझाई है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, डॉट इसका कैसे लेना है, ये क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखें अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, उसने दिया हुआ है ए वेक्टर, माइनस दिया हुआ है बी वेक्टर और डॉट दिया हुआ है सी वेक्टर। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इक्वल, ये देखें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें पहला है ए माइनस बी, यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा ए का वेक्टर, तो ए का वेक्टर मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2i माइनस जो है वो 3j और प्लस क्या है कि ये मैंने ए वेक्टर जो है वो लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद आगे देखें क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू मैंने लगा दी, फिर मैं लिखता हूँ माइनस, ये माइनस लिखा हुआ है। अब बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास आई वेक्टर -3 और जे वेक्टर और प्लस आपके पास है 4 एंड के वेक्टर हो गया। अच्छा इस सारे को आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में भी क्लोज कर लें, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं। आगे ये आ गया डॉट, ये डॉट लगा लिया, आगे आ रहा है सी। अब सी वेक्टर जो है वो लिख लेंगे, तो सी वेक्टर क्या है हमारे पास, माइनस जो आएगा आई वेक्टर -2 जे वेक्टर और प्लस आ गया 5 एंड के वेक्टर आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है, तो फिर हम जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, क्योंकि आई आई इस साइड पे 2 दफ़ा आ रहा है, सिंगल आई में और जे में के में कन्वर्ट होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा फिर आपका। तो यहाँ से हम इसकी पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2i और माइनस यहाँ पे आ गया 3j और प्लस आ गया के वेक्टर और माइनस आ गया हमारे पास आई वेक्टर, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 3 और जे वेक्टर हो गया प्लस माइनस माइनस 4 एंड के यूनिट वेक्टर हो गया। ये हमने लिख लिया। डॉट आगे आ गया माइनस आई वेक्टर -2 और जे वेक्टर और प्लस आ गया आपके पास 5 एंड के वेक्टर हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसको पहले इस साइड पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम इसको हल करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास यहाँ पे देखें 2i और आई वाला आई में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 है और इसके साथ -1 है, तो 2 में से 1 निकाल देंगे, बाकी 1 यानी आपके पास आई यूनिट वेक्टर आ गया। -3j और +3j ये हमारे पास वैल्यू कैंसिल होगी, प्लस यहाँ पे 1k है और -4k है, तो ये हमारे पास आ गया 3 और k यूनिट वेक्टर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट आ गया डॉट और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर और प्लस आ जाएगा 5k एंड यूनिट वेक्टर आ गया। अच्छा जी, अब हम देखें क्या हमने पढ़ा, हमने i का डॉट i के साथ लेना है, तो यहाँ पे i के साथ यहाँ पे 1 है, इधर i के साथ -1 है, तो हमारे पास +1 -1 यानी 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर आपका -1 हो गया। उसके बाद j की वैल्यू इधर है ही को नहीं, क्योंकि इस साइड पे j है ही नहीं आपका, लेकिन इस साइड पे अगर j है भी है तो तब भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर j की वैल्यू ही नहीं है, तो आप 0 लिख सकते हैं आप, या j वाली वैल्यू को छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे k के साथ -3 है, इधर k के साथ 5 है,
तो इसका मतलब -3 को +5 से करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब -1 ये, -15 ये, -16 आ गया, ये हमने डॉट ले लिया। तो मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि जब तक डॉट लेना समझ नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब मैंने यहाँ पे इसका चौथा पार्ट लिखा है, ठीक है? बाकी सेम आप इसी तरह कर सकते हैं। चौथे पार्ट में आई यूनिट वेक्टर और ए है और उसके बाद जे डॉट आपके पास बी है और प्लस आपके पास देखें के यूनिट वेक्टर और सी है, ये उसने गिवन दिया हुआ है, ठीक है? हम यानी मतलब ये हमने फाइंड करना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, आई यूनिट वेक्टर, इस आई यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ डॉट, आगे क्या आ रहा है आपके पास ए वेक्टर, तो ए की वैल्यू क्वेश्चन से लगा लेंगे, ठीक है? तो ए की वैल्यू यही है ना आपके पास, ये लिखी हुई है मैंने। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 आई यूनिट वेक्टर -3 जे यूनिट वेक्टर और प्लस आ गया आपके पास के यूनिट वेक्टर आ गया, फिर प्लस आ रहा है, ये प्लस लगा दिया और जे डॉट, अब देखेंगे जे और साथ बी है, तो बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है आपके पास, तो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू लगा दूंगा, आई यूनिट वेक्टर -3 जे यूनिट वेक्टर +4 आ जाएगा और के यूनिट वेक्टर आ गया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे प्लस है, ये देखेंगे मैं प्लस लगा दिया और साथ इसके के यूनिट वेक्टर है, ये के यूनिट वेक्टर लगा दिया, सी की वैल्यू, तो यहाँ से ये सी की वैल्यू ये थी ना, ये यहीं से लगा लेते हैं। माइनस आ गया आई यूनिट वेक्टर, माइनस आ गया 2 जे यूनिट वेक्टर और प्लस आ जाएगा 5 के यूनिट वेक्टर आ गया। अब देखें यहीं पे डॉट आपके पास, यानी इसका डॉट इसके साथ लेना है। जब आप यहाँ पे डॉट लेंगे तो यहाँ से देखें ना, इधर ये सारा वेक्टर हो गया एक और ये सारा दूसरा ये वाला हो गया, इन दोनों का डॉट लेना है आपने। तो इसमें आई इधर है तो आई के साथ यहाँ पे 1 है, इधर भी आई है, आई के साथ 2 है, तो 1 × 2 ये मेरा आ गया 2 आ गया। अब इस साइड पे ये देखें ना, डॉट यहाँ से शुरू होता है, इस साइड पे जे की वैल्यू है ही नहीं, ना ही के की वैल्यू है, लिहाजा हम यहाँ पे इसको बाकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, यानी डॉट नहीं लेंगे हम। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आए तो इन दो का डॉट लेना है आपने, यानी ये पहला वेक्टर हो गया डॉट, ये दूसरा वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे पहले इस साइड पे आई तो है ही नहीं है, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जे है, जे के साथ यहाँ पे 1 है, +1 ये हो गया और इधर जे के साथ -3 है, तो +1 -3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ये डॉट था, तो एक ये वेक्टर सारा हो गया, एक ये हो गया, इसका डॉट इसके साथ लेना है आपने। तो यहाँ पे देखें आई वाला आई से नहीं होगा, इसके साथ यहाँ पे जे भी नहीं है, सिर्फ के है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, के साथ +1 है, इधर के साथ 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 5 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से जैसे 2 बचेगा 2 और ये हमारे पास आ गया 4। आई थिंक आपको डॉट लेने की समझ आ गई होगी, आप आसानी को उसको समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर, उसको सॉल्व करते हैं। आप फर्स्ट में से जो आपसे सॉल्व नहीं होता आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 2 में है, इफ़ ए एंड बी एंड सी, आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करना है, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ा, हमने वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करने के लिए अभी मैंने आपको सिखाया, हमने क्या पढ़ा था, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर आपके पास दो वेक्टर है, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई ए वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर जो होगा इसकी मैग्नीट्यूड, ये हमें इसका एंगल फाइंड करने के लिए हमने अभी ये डिराइव किया था, ये हमने पढ़ा है। अब हमने क्या करना है, हमने एक वेक्टर हमारे पास ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इन दो वेक्टर्स के दरमियान में हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है, हमने देखें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल cos थीटा इज इक्वल टू, एक वेक्टर मेरे पास ये है, पहला वेक्टर है मेरे पास 3a, ये आ गया, फिर डॉट लूँगा, दूसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या है 3b, इसको मैं लिख लूँगा 3b डिवाइडेड बाई, क्योंकि देखें ना क्या होता है, जिन वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करना है उन दोनों का डॉट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, ए डॉट बी डॉट, अब यहाँ पे क्योंकि पहला वेक्टर ये है और दूसरा ये है, तो इन दोनों का डॉट आएगा, और नीचे क्या होता है, ये जो फर्स्ट वेक्टर होता है उस वेक्टर की लेंथ और जो सेकंड वेक्टर होता है उस वेक्टर की लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर ए है, ए वेक्टर की लेंथ होगी, और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या है 3 एंड बी है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ हमारे पास होगी। अब हम यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू को लगा देते हैं, जैसे ए हमारे पास क्या है, ये गिवन है,
ए को लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा माइनस, उसके बाद आ गया 3, ये 3 लिख लिया, आगे ब्रैकेट लगा ले। अब डॉट याद रखना है, यहाँ से शुरू होगा। अब आपके पास बी वेक्टर है तो बी कौन सा आ गया आपके पास, ये वाला 3i वेक्टर हो गया। और उसके बाद माइनस आपके पास 4j वेक्टर हो गया, प्लस आपके पास k वेक्टर हो गया, डिवाइडेड बाई कर लिया। अब वेक्टर ए की लेंथ, ए की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ये मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई के साथ जो लिखा होता है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा होता है उसका स्क्वायर, और के साथ लिखा होता है उसका स्क्वायर। इसमें क्योंकि आई है ही नहीं है तो हमारे पास जे है, जे के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस हमारे पास के है, के साथ भी कितना है आपके पास -1 का स्क्वायर, और आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये वेक्टर की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर भी मैंने सिखाया था। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 3b। अब मेरे पास यहाँ पे 3b वेक्टर कौन सा बनेगा, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल 3b को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, 3b की मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे पहले जो है ना वो जो 3b वेक्टर है ना वो निकालूंगा, क्योंकि ये 3b वेक्टर ये सारा बनेगा ये वाला। तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो है आई जे डॉट के जो है उसको आप ऐसे लिख लें, जे माइनस के, और डॉट इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास 3 3 ज़ार 9 हो गया, आई यूनिट वेक्टर हो गया, -3 4 ज़ार 12 हो गया, और जे यूनिट वेक्टर हो गया, प्लस 3k हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, डिवाइडेड बाई, ठीक है। आप चाहे तो ये 3b अलग भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब आप यहाँ पे इस तरह कर लेते, आप 3b लिख लेते और यहाँ पे आप 3 लिख के और यहाँ पे b की वैल्यू लगा लेते, 3i माइनस 4j प्लस के आ गया, और इसको आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 9i आ गया माइनस आपके पास 12j आ गया और प्लस 3k आ गया। आप 3b वेक्टर को ऐसे अलग से भी हल कर सकते थे, ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी चले रह जाती। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया, 1 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो गया, और ये स्क्वायर रूट। अब देखें हमने 3b, तो 3b ये वाला वेक्टर था, मतलब ये वेक्टर है। अब हमने इस वेक्टर की भी लेंथ निकाल लेनी है, तो कैसे निकालेंगे, आई के साथ जो लिखा होगा उसका स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया जे के साथ कितना -12 है, -12 का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद प्लस आ गया के साथ, तो प्लस आ गया तो के साथ कितना है 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर होगी बात। यहाँ से हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू, अब इन दोनों के दरमियान डॉट है, डॉट लेंगे, तो इस साइड पे आई वाला है ही नहीं है तो हम डॉट नहीं लेंगे, जे है इधर, जे के साथ यहाँ पे 1 है, इधर जे के साथ कितना है -12, यानी 1 प्लस का और -12, आंसर आपके पास आ गया -12 आ गया। उसके बाद के वाला यहाँ पे -1 है, इधर के का 3 है तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -3 आ गया, डिवाइडेड बाई 1 और 1 आपके पास, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें इसको से, आप देखें 1 और 1 आपके पास आ गया 2, और ये स्क्वायर रूट आ गया, और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया आपके पास 81 आ गया, और 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 144 आ गया आपके पास, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, इज़ इक्वल टू, इसको आप प्लस कर लें तो -15 आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, और बाकी आप ये जो 3 है इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 81 आएगा, और प्लस आ गया आपके पास 144 इक्वल, और प्लस आ गया हमारे पास 9 और इक्वल, तो ये 234 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 एंड 34। बहरहाल ये चेक कर लिया करें आप, इतना इसमें मसला नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू, काज को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये काज इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हम लिख लें, 2 को 4 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा आपके पास, 2 को 3 से करेंगे 6 आ गया, 2 2 4 आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह हमने जो है वो थीटा इसका जो है वो फाइंड करना था, ठीक है। इसका यहाँ पे अब मैं दूसरा पार्ट करता हूँ, तो दूसरे पार्ट के अंदर हमने जो फाइंड करना है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसमें हमने फाइंड करना है 2a माइनस 3b और डॉट एंड 2c, यानी इन दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लेना है हमने, इन दो के दरमियान में। अब जब हमने इन दो के दरमियान में डॉट लेना है तो हमारे पास क्या बनेगा डॉट के लिए, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर है, इनके दरमियान हमने जो है वो थीटा एंगल फाइंड करना है।
तो कैसे लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू पहला जो वेक्टर होता है वो लिखते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे पहला वेक्टर है 2a माइनस आपके पास 3b और डॉट दूसरा जो होता है, यानी इन दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं डिवाइडेड बाई ये जो फर्स्ट वेक्टर होता है आपके पास ये वाला आ गया, इस वेक्टर की आपके पास लेंथ या मैग्नीट्यूड, और जो सेकंड वाला होता है उसकी मैग्नीट्यूड। ये हमारा मैथमेटिकली फार्मूला बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर पहले आप देखें आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो पहले आप अलग से ये फाइंड कर लें, यानी आप इसको लिख लें 2a और माइनस लिख लें आप 3b। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 एज इट इज़, और यहाँ पे मैं a वेक्टर की वैल्यू लगाऊंगा, ये ऊपर क्वेश्चन में आपके पास गिवन है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, a की वैल्यू लगा ली, माइनस आ गया 3 आ गया और b है तो b की वैल्यू भी मैं क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है उसी से लिखूंगा। तो 4j आ गया और प्लस आ गया आपके पास यहाँ पे k आ गया। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ से मेरे पास बनेगा 2j आ गया माइनस 2k आ गया माइनस आ गया 9i आ गया माइनस और माइनस प्लस आ गया, और ये 3 4 ज़ा 12 एंड j आ गया और माइनस आपके पास 3k आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अब i वाला ये देखें, एक ही i वाला है, पहले i वाला लिख लेते हैं। तो 9i आ गया और j वाले देखें 2j है और 12j है, तो ये हमारे पास आ गया 14 और j आ गया आपके पास। उसके बाद k वाले कितने, -2k और -3k, तो ये माइनस इन माइनस प्लस और ये 5k आ गया। अब देखें हमने ये सारा सॉल्व कर लिया, अब हम 2c फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2c, तो ये मेरा 2 ऐसे ही आ गया और c की वैल्यू लगा लूँगा। तो c की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो है -i वेक्टर और प्लस आपके पास है 2j वेक्टर और -4 और k वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया -2i वेक्टर हो गया और प्लस आ गया 4 एंड j वेक्टर हो गया और -8 k वेक्टर हो गया। अब देखें हमने ये दोनों फाइंड कर लिए, ठीक है, हमने ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया। अब हम फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2a माइनस 3b का आंसर मेरे पास ये आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -9i वेक्टर आ गया और प्लस आ गया आपके पास 14 एंड j वेक्टर आ गया और -5 एंड k वेक्टर आ गया, डॉट देखें डॉट आ गया 2c। तो 2c का आंसर ये वाला आया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं -2i वेक्टर प्लस आ जाएगा 4 एंड j वेक्टर और -8 एंड k वेक्टर आ गया डिवाइडेड बाई, अब देखें क्या है, ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड ये कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कौन सा है, ये वाला जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर की लेंथ। तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, आई को छोड़ के जो होता है उसका स्क्वायर, फिर जे के साथ जो कोफिशेंट होगा उसका स्क्वायर, फिर हमेशा लिखना आपने प्लस ही है, अगर माइनस होगा तो वो स्क्वायर के अंदर लिख लेना है। ये आ गया आपके पास, फिर इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, -2 आएगा, इसका आ गया आपके पास स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया 4 और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर, प्लस आ गया -8 और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर। अब ऊपर दोनों वेक्टर्स के दरमियान में क्या है, आपके पास डॉट है। अब हम इन दो वेक्टर्स का डॉट ले लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे यानी डॉट लेंगे, तो -9 -2, तो ये आ गया हमारे पास 18 आ गया। ओके, नेक्स्ट जे वाले का जे वाले के साथ हो जाएगा। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 56 आ जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, 5 को 8 के साथ करेंगे 40 आ गया हमारे पास। ओके जी, नीचे हम चले जाते हैं, ये आ गया आपके पास 81 और 14 का स्क्वायर जो है 14 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 14 का जो स्क्वायर आएगा 14 मल्टीप्लाई 14 इक्वल आ गया आपके पास 196। तो इसका स्क्वायर आ गया 196 आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया 25 और ये स्क्वायर रूट हमारा ऐसे ही आ गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके साथ, तो इसको अगर करेंगे 2 का स्क्वायर आ गया आपके पास 4 और ये आ गया 16 और प्लस आ गया 64। अच्छा, इसको मैं प्लस माइनस यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ऊपर वाले सारे प्लस करेंगे आप, यहाँ पे ये आ जाएगा 18 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 56 आ गया इक्वल और प्लस आ गया 40 एंड इक्वल, ऊपर आ गया हमारे पास 114 आ गया डिवाइडेड बाय। अब हम इन सारों को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 81 है, प्लस है हमारे पास 19196 आ गया इक्वल और प्लस है हमारे पास 25 इक्वल। तो इस सारे का आंसर क्या आ गया हमारे पास 302। तो मैंने आपको बताया अगर ये प्लस माइनस करते हुए
कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप उसको एग्जैक्ट कर लिया करें। तो क्योंकि ये इतना मसला नहीं है, आपने जस्ट कंसेप्ट सीखना होता है। तो ये 20 आ गया इक्वल, ये आ गया हमारे पास 84 आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ जाते हैं तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, और यहाँ पे आ गया 114, और डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हम 84 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 302 के साथ, इक्वल आ गया 253। यानी ये मेरे पास बन रहा है 2, 2 बन रहा है, 5 बन रहा है, 368। तो यहाँ से अगर किसी का स्क्वायर रूट सॉल्व होता हो ना, तो आपने वो सॉल्व भी कर लेना है। ठीक है, तो इसमें इतनी परेशान नहीं होना कि बुक के साथ क्वेश्चन मैच नहीं हुआ, तो इतनी आप प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो ये टू के मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, उसको भी मैंने यहाँ पे लिया ताकि आपको, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब देखें, ये जो है ये एक वेक्टर हो गया, दूसरा ये, इन दोनों के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आप ये वेक्टर फाइंड कर लें, माइनस ए प्लस ए, देखें ये फाइंड किया, माइनस उसी तरह ए की वैल्यू क्वेश्चन से लिख ली, प्लस आ गया सी, तो ये सी की वैल्यू लिख ली। अब देखें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये भी प्लस माइनस करें। अब आई वाला आई, एक ही आई वाला है, माइनस आई, जे वाले जो थे माइनस जे और प्लस 2, तो इसको माइनस करें, आपके पास प्लस जे रह गया। और इसी तरह आपके पास 4 में से 3 गया, 3 हो गया। अब आप दूसरा फाइंड करेंगे b माइनस टू सी, यहाँ पर मैंने लिख लिया, ये देखें b माइनस टू सी, तो b की वैल्यू लगा ली, माइनस टू, इधर c वेक्टर है उसकी भी क्वेश्चन में वैल्यू वो लगा ली। इस 2 को मल्टीप्लाई किया, अंदर आई वाले में ऐड हो गए, जे वाले में ऐड हो गए। उसके बाद देखें क्या करना होता है, हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, तो इसकी यहाँ पे देखें मैंने मैग्नीट्यूड भी लगा ली। तो यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है ये वाला, इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है, इसकी मैग्नीट्यूड भी लगा ली। तो यहाँ पे आपके पास 5 आ रही है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस आ गया 8 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर ये 25 लिखना है आपने। ठीक है, 25 प्लस 64 और 81, इसका आंसर ये आ गया। अब हमने क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट भी लेना होता है जो हमने फाइंड किए, तो पहला डॉट दूसरा आ गया। अब डॉट में आपको आ गया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब फार्मूला क्या बनेगा, कास थीटा, पहला हमारे पास ये था, इसका डॉट दूसरे वेक्टर का, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड। अब ये सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, ए प्लस सी और ए डॉट बी। आप चाहे तो यहाँ पे लगा के भी डॉट ले सकते थे, इधर मैग्नीट्यूड और इस तरह भी। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप सेपरेटली मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है, आप उसको खुद ट्राई करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी में मसला होता है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ ए बी सी आर द 3 वेक्टर, अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं सच दैट, और उन 3 वेक्टर का जो सम है वो इक्वल 0 के है, एंड ए वेक्टर की जो लेंथ है 2 के इक्वल है, बी वेक्टर जो है उसकी लेंथ 3 के इक्वल है, और जो आपके पास सी वेक्टर है उसकी लेंथ किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी। अब ये फर्स्ट पार्ट मैं पहले करता हूँ, ए और बी के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। देखें, जब आप ए और बी के दरमियान में एंगल फाइंड करेंगे तो वही आपके पास आ जाएगा ना, ए का डॉट बी का डॉट डिवाइडेड बाई जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी लेंथ, और जो हमारे पास सेकंड वेक्टर होगा उसकी जो लेंथ है ये हमने बेसिकली हमारा ये, हमें क्योंकि हमने ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए तो हम ये यूज़ करते हैं। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए ए डॉट बी, और उसके बाद हमें चाहिए ए वेक्टर की लेंथ, ए वेक्टर की लेंथ गिवन है। उसके बाद हमें चाहिए बी वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर की लेंथ गिवन है। तो हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हमारे पास ए डॉट बी नहीं है। अब हमने ए डॉट बी फाइंड करना है। अब तो अगर हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू होती और बी की 2i3j में, तो हम डॉट ले लेते, लेकिन यहाँ पे उसने ये हमें गिवन दिया है। अब हम इसको किसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमने ए डॉट बी निकालना है। तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैं सोल्यूशन लेने लगा हूँ। क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट, फिर हम सेकंड पे चलेंगे। अब देखें यहाँ पे जो गिवन है मेरे पास, देखें ये गिवन है ना, गिवन क्या है आपके पास, गिवन ये है कि ए वेक्टर जो है वो, और प्लस जो बी वेक्टर है वो, प्लस जो सी वेक्टर है वो इक्वल 0 के है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, तो मैं जो गिवन दिया होगा उसी में से कोई हल निकालेंगे।
और ए डॉट बी फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं सी को इधर ही रहने देता हूँ और ये उधर लेके जाता हूँ, मेरे पास क्या हो जाता है, माइनस बी हो जाता है और माइनस सॉरी ए आ जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। अच्छा, मैं सी को इधर ही रखता हूँ, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ और उसको मैं लिख लेता हूँ ए और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बी। ए को पहले लिख लिया और बी को बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये इसका डॉट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी, ठीक है। हम सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो इधर जब लेंगे तो ये बन जाएगा सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इधर बन जाएगा आपके पास सी डॉट सी बन जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी सी के साथ डॉट ले लें तो ये ए प्लस बी जो होगा ये इसी तरह आएगा और डॉट यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखें सी डॉट सी, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर भी ए है तो दो वेक्टर्स के दरमियान, सेम वेक्टर्स के दरमियान डॉट होगा। तो उसको देखें मैंने कैसे रिजॉल्व किया था शुरू में हम, क्योंकि पहले मैं डॉट की डेफिनेशन लगाएं। फर्स्ट वेक्टर जो होता है उसकी लेंथ, सेकंड वेक्टर जो होता है उसकी लेंथ और कॉज ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, क्योंकि सेम वेक्टर हो एंगल जीरो होगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास ए डॉट ए जो बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, कॉस जीरो पे वन होता है। तो ये दो एक जैसे बच जाएंगे, यानी मतलब इसका स्केयर हो जाएगा, ऐसे बन जाता है, सेम वेक्टर होंगे। इसका मतलब सी डॉट सी है, सेम वेक्टर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस रूल के मुताबिक हमारे पास इसका ये आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। माइनस यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर उसी तरह लिख लेते हैं, प्लस बी वेक्टर भी उसी तरह लिख लेते हैं, डॉट सी की दोबारा ये वाली वैल्यू लगा लेते हैं। तो इस वैल्यू को आप ऐसे लगाएं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए और प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे बी आ गया, ऐसे इसकी वैल्यू को आप लगा लें। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देखें जो आपके पास सी है उसको अभी हम सी वेक्टर और इस वेक्टर की लेंथ इसको हम ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू, अब माइनस और माइनस हो गया प्लस आपके पास, तो बाकी क्या बचा, ए वेक्टर प्लस बच गया आपके पास बी वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या बच गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब हम इस साइड पे इस वेक्टर का डॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी जो है ना, सी वेक्टर मार्ड इसको ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डॉट लेंगे, ए का डॉट पहले दोनों के साथ लेंगे, देखें ये डॉट है ना दरमियान में, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बन गया, यानी ए का डॉट ए के साथ, फिर आगे आ रहा है प्लस, फिर ए वेक्टर का डॉट दूसरे के साथ, तो दूसरा क्या आपके पास बी है, तो ए का डॉट बी के साथ, ए का डॉट दोनों के साथ ले लिया, फिर आ गया ये प्लस आ गया, प्लस लगा लिया, बी का डॉट लेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे आएगा बी डॉट ए आएगा, प्लस आ गया बी का डॉट बी के साथ लेंगे तो बी डॉट आपके पास यहाँ पे बी आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया सी जो है वो जो था उसका स्केयर ऐसे ही आ गया, फिर ये दो सेम बन गए, तो सेम बन के अभी हमने क्या पढ़ा, इसका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। उसके बाद ए डॉट बी बी डॉट ए, तो हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि ए डॉट बी जो होता है वो इक्वल होता है बी डॉट ए के, ठीक है। तो आप इस बी डॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये दो सेम हो जाएंगे, तो मतलब ये टू ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है, वन इसका वन इसका, और फिर यहाँ पे दो सेम हो गए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा हमारे पास स्केयर। अब यहाँ पे आ गए हम यहाँ तक। अब देखें अगर आप, तो ये जो सी है ना, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ए भी क्वेश्चन में गिवन है, बी भी क्वेश्चन में गिवन है। अब आ जाए हम यहाँ पे, देखें क्वेश्चन में हमारे पास ए मार्ड जो था वो 2 के इक्वल है, बी मार्ड जो है 3 के इक्वल है और सी मार्ड 4 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लेंगे, तो सी का मार्ड 4 के इक्वल है तो 4 लगा लेंगे और इसका स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू, ए जो मार्ड है हमारे पास, ये हमारे पास 2 है, तो हम 2 लिख के इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर लगा लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी जो होगा वो ऐसे लिख लेते हैं, प्लस बी भी क्वेश्चन में गिवन है, बी है आपके पास क्वेश्चन में 3, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बन गया आपके पास 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, इधर लेके आए माइनस 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इधर लेके आएंगे माइनस 9 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 2 और ए डॉट बी जो है ये हमारे पास आ गया। इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये 13 बनेगा, 13 में 16 माइनस 13 ये हमारे पास आ गया 3 और इज इक्वल टू 2 इंटू ए डॉट बी आ गया। अब देखिए हमने बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना था, ए डॉट बी को फाइंड करना था,
तो यहाँ पे जब हम ए डॉट बी को फाइंड किया हमारे पास आ गया 3/2 जो है ये सॉल्व, क्योंकि जब तक हमने फाइंड करना था कॉस थीटा, और कॉस थीटा के लिए हमें डॉट चाहिए था, तो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड चाहिए थी, तो ये तो ऑलरेडी गिवन था, हमारे पास डॉट नहीं था, तो अब हमें डॉट यहाँ से मिल गया। अब हम क्वेश्चन फार्मूला जो था यानी कॉस थीटा जो हमारे पास था इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ए डॉट बी आ गया, और वेक्टर जो ए था हमारे पास ए वेक्टर है उसका हमारे पास लेंथ, और जो बी वेक्टर है उसकी हमारे पास लेंथ। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी का आंसर हमारे पास 3/2 आ चुका। और नेक्स्ट क्या आ गया, ए वेक्टर का मार्ट, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है इसकी जगह हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे जी 2, इसकी जगह आ गया हमारे पास 2 आ गया। और बी जो है ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जगह हमारे पास आ गया 3 आ गया। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा ऐसे, और ये 2 आ जाएगा और ये वाला 3 आ गया, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अब हमारे पास 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉज को तो लेके चले जाएंगे, तो ये कॉज इनवर्स बन जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे 2 2 4 हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो एंगल था वो जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम अगर चलते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर, और सेकंड पार्ट को देखते हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें इसका मैंने सेकंड पार्ट ये लिख लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी होल मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी होल मॉड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी। सेम वही चीज़ हमने ए और बी के दरमियान में हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब जब आप ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे तो आपका तो फिर यही फार्मूला आएगा ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर की लेंथ और बी की लेंथ। अब क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है, ये गिवन है, इसको हमने यूज़ करना है, और हर बार इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, ए डॉट बी की वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक हो गया। जब हमें ए डॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी ना, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और ए मार्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर वही वैल्यू है, वो तो दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे। ए मार्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, और बी मार्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, और सी मार्ट भी गिवन है, वो तो हम वहीं से जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो रह क्या गया हमारे पास, रहता है हमारे पास ए डॉट बी फाइंड करना। ओके, समझ आ गई बात। अब मैं यहीं पे जो है ना, ये तो आपका रफ वर्क में मैंने किया था, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है, अब मैं सेकंड जो है इधर ही सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमारे पास पहले जो है वो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है वो गिवन है, इक्वल है किसके, ए के, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड के इक्वल। अब यहाँ से गौर करनी है आपने। देखें, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं इस वेक्टर का दोनों साइडों पे पहले मैं ले लेता हूँ स्क्वायर, यानी ये जो गिवन दिया हुआ है ना, इसका दोनों साइड पे हम ले लेते हैं स्क्वायर, इसका हो गया स्क्वायर, और आगे यहाँ पे क्या आएगा, ए और माइनस बी जो है इसका भी तो स्क्वायर आएगा ना, जब आप मैथ में कोई काम करते हैं तो दोनों साइडों पे सेम होता है। अब ये जो मैंने ऊपर आपको चीज़ सिखाई है, ये वाली जो चीज़ है सेम वेक्टर होंगे, तो यानी आपके पास अगर वेक्टर का स्क्वायर है तो आपके पास ए डॉट बी के इक्वल होगा, अगर सेम वेक्टर है तो इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये गिवन है, अब हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो साइड है मेरी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए और प्लस में यहाँ पे लिख सकता हूँ बी, और डॉट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस आ जाएगा आपके पास बी, और ये आ गया इक्वल, इसको मैं भी डॉट में भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं डॉट में लिखूंगा तो मेरे पास आएगा ए माइनस बी आएगा, और डॉट मेरे पास क्या आएगा, ए एंड माइनस बी जो है ये आएगा। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल में आप इस बात को समझ चुके होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहीं पे डॉट लेता हूँ, आपने अपना तरतीब से सॉल्व कर लेना। ए का डॉट ए से लिया तो मेरे पास यहाँ पे आएगा ए डॉट ए आ गया, और प्लस ए का डॉट बी से लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ए डॉट जो है बी आ गया, प्लस अब बी का डॉट इसके साथ लेंगे, ये मेरे पास बन जाएगा बी डॉट ए बन गया, और प्लस बी का डॉट बी से लूँगा तो बी डॉट बी बन गया इक्वल। देखें, यहाँ तक अभी मैंने सॉल्व किया। अब मैं इसका इसके साथ डॉट लूँगा। अच्छा, जब मैं इसके साथ लूँगा तो मेरे पास आएगा ए डॉट ए आ गया, और माइनस आ गया ए का बी के साथ लेंगे तो यहाँ पे ए डॉट मेरा बी आ गया, और माइनस बी का ए के साथ लेंगे तो बी डॉट ए आ गया, और एक रह गया, थोड़ी सॉरी यहाँ पे जगह की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे बी डॉट
आपके पास बी आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये इजी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ए को अभी हमने पढ़ा, हम ए का लिख के हम इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए डॉट बी डॉट ए, इसको हम डबल में लिख सकते हैं, यानी टू लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, और प्लस आ गया, देखें बी डॉट बी है तो बी लिख के इसका ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे आगे देखें फिर ए डॉट ए लिखा हुआ है, फिर इस ए डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास जो ए डॉट ए है ये आ जाएगा ए वेक्टर, इसका मॉड और स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, इसको हम डबल में लिख सकते हैं, टू ए डॉट बी लिख सकते हैं, और प्लस बी डॉट बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी का जो है एस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो कर सकते हैं, आप देखें ये ए स्क्वायर ये सारे इस साइड पे लेके आ जाएंगे आप, ठीक है। तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा टू ए डॉट बी बचेगा, और ये वाला इधर लेके आएंगे, प्लस आ जाएगा टू ए डॉट बी हो जाएगा और इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब टू और टू यहाँ पे आ गया फोर, आपके पास फोर ए डॉट बी हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फोर जब उधर जाएगा डिवाइड होगा तो आपके पास ए डॉट बी का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ज़ीरो। हमने डॉट फाइंड कर लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, जब हमने डॉट फाइंड कर लिया, मसला हमारा डॉट फाइंड करने का था, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी आ गया डिवाइडेड बाई वेक्टर ए जो था उसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी जो था उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेते हैं, तो हमारे पास ए डॉट बी का आंसर ज़ीरो आया, यहाँ पे हमने ज़ीरो लगा लिया। अब ए वेक्टर ये तो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, ये था हमारे पास टू। अच्छा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये भी क्वेश्चन में गिवन थी, ये थी हमारे पास थ्री। अब ज़ीरो बाई सिक्स आ गया, मीन आपके पास कास थीटा ज़ीरो आ गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कास थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और थीटा इज़ इक्वल टू आ गया काज एंड इनवर्स एंड ज़ीरो। तो यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यू लगा सकते हैं, तो काज की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती है, 90 भी होती है, तो इसको हम पाई भी टू जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और उसमें देखते हैं क्या गिवन है और क्या हमने जो है वो उसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें क्या था और मैंने क्यों उसको सॉल्व कर दिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट क्या होगा, उन दो वेक्टर्स का डॉट जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। स्टार्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। तो अब क्वेश्चन में ही लिखा है, अगर आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है, तीन वेक्टर हैं आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें लेमडा आ रहा है ना, ये देखें लेमडा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू बी की ये हो रहा है। अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द ए माइनस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी ये जो वेक्टर है सारा, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे ना, ये सारा वेक्टर परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, इसका मतलब इस वेक्टर का डॉट लेंगे इसके साथ तो आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि उसने हमें बता दिया कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो लिहाजा हम बिना सोचे समझे ये वेक्टर और डॉट सी वेक्टर हम लिखेंगे एज ए लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, सो ए माइनस लेमडा बी और डॉट जो आएगा सी इज इक्वल टू जो होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे आ रहा है ए, मैंने ए वेक्टर की वैल्यू लगा ली, क्वेश्चन से ये दी हुई है, माइनस आ गया माइनस लेमडा एज इट इज़, बी वेक्टर है, बी वेक्टर की हमने वैल्यू लगा ली, ये आ गई। आगे आ गया मेरे पास ये देखें ये डॉट ऐसे ही सी वेक्टर है, तो यहाँ पे मैंने सी जो वेक्टर है उस वेक्टर की वैल्यू लगा ली। ओके क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले इस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा सारा ऐसे ही आ जाएगा, 7 को लेमडा से मल्टीप्लाई किया, 7 लेमडा आई जे को एंड पे आप लिखें। अच्छा नेक्स्ट माइनस इन माइनस प्लस हो गया, 9 को लेमडा से मल्टीप्लाई किया, 9 लेमडा और जे हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और लेमडा को जब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा के हो गया, फिर ये वाला डैट एज इट इज़ आ गया, और ये सारा वेक्टर आपका एज इट इज़ आ गया। अब हम नीचे चलते हैं, आई वाले कितने हो गए, आई वाले में ऐड कर दें, क्योंकि डॉट लेंगे ना इधर सिंगल आई होना चाहिए, दो आई वाले। तो यहाँ से अगर देखें ये भी आई है ये भी आई है, तो मैंने यहाँ से आई को लिया कॉमन,
जब इसमें से और इसमें से आई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 -7 लेमडा और आई, और जे वाले भी दो हैं, ये देखें एक ये जे वाला है और एक ये जे वाला है, तो ये यहाँ से हम जे कॉमन लिया तो ये क्योंकि पॉजिटिव था इसको मैंने पहले लिख लिया, प्लस 9 लेमडा और -3 आ गया। के वाले भी दो हैं तो के कॉमन लिया, इधर रह गया 4 और माइनस लेमडा, डॉट डॉट एज इट इज़ लिख लिया हमने, और ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या की, एज इट इज़ लिख ली। ये देखें ये सारी भी मेरी एज इट इज़ इक्वल 0 आ गया। अच्छा कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, आई को आई के साथ, तो यहाँ पे देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आई है और ये आई है, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, देखें 3 मल्टीप्लाई, फिर आई डॉट आई तो नहीं लिखते, जे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे जे वाले के साथ, तो यहाँ पे देखें 9 लेमडा -3 ये हो गया, ये मल्टीप्लाई इधर जे वाला क्या है -2, तो -2 हो गया, प्लस प्लस लिख लिया, 4 माइनस लेमडा के वाला ये था 4 माइनस लेमडा और 5 ये आ गया इक्वल 0। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 3 -21 लेमडा और इसको मल्टीप्लाई करो दे -18 माइनस और माइनस प्लस हो गया 6 हो गया, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 और प्लस माइनस माइनस 5 को लेमडा के साथ लेमडा इक्वल 0 हो गया। बगैर लेमडा वाला 3 है 6 है 20 है 29 हो जाएगा, माइनस लेमडा वाले ये सारे हो गए, इनको प्लस माइनस किया ये हो गया। अब इसको उधर लेके जाएंगे, -29 44 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे लेमडा की जो वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसका जो हमारे पास 4 है इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हम देखते हैं क्या फाइंड करना है और क्या हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन ये है, शो दैट द एंगल बिटवीन एनी डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, हमने क्या करना है कि वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे कि शो दैट द एंगल्स बिटवीन टू डायगोनल, दो डायगोनल के दरमियान, शो दैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ क्यूब इज, आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब के आपने डायगोनल लेने और उन दोनों के दरमियान ये एंगल है। अब देखें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक क्यूब बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्यूब आपको पता है कौन सी डायग्राम होती है, जो ये लूडो होती है ना, जो जिससे हम लूडो खेलते हैं वो दाना होता है, उसको हम क्यूब बोलते हैं। ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। अच्छा ये बन गया क्यूब आपके पास। अब इसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी, एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और जेड भी आ जाएगा, इसको थ्री डायमेंशनल कहते हैं हम। ठीक है, अब हमने एक क्यूब लिया है और यहाँ पे जिस तरह आपके पास यहाँ पे इस तरह लेते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आप एक वेक्टर लेते हैं ना पी एक्स वाई ले लेते हैं, यानी पी एक्स और वाई वेक्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि तीन है तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर लूँगा ये वाला, ठीक है, वो पॉइंट कुछ भी हो जाएगा। अब ये जो लेना है ना 1 1 और 1 लेना है, यूनिट क्यूब लेना है। यूनिट क्यूब का मतलब क्या होगा कि उसकी हर जगह से लेंथ जो है ना ये वाली, जैसे ये 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ए रख देता हूँ, इसकी लेंथ जो है 1 के इक्वल है। फिर मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, इसकी लेंथ 1 है। यूनिट क्यूब का मतलब होगा उसकी हर साइड की जो लेंथ होगी ना वो 1 के इक्वल होगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है, सबसे पहले जब आपने क्यूब को ड्रा किया ना, तो मैं कहता हूँ कि मैं ये जो पॉइंट है ना क्यूब का, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा। अब ये लाइन एक्स के ऊपर है, एक्स के ऊपर एक्स की वैल्यू होती है, वाई और जी जीरो होते हैं, तो एक्स ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जी हो गया, तो एक्स की वैल्यू 1 है, इसमें वाई भी 0, इसमें जी भी 0 हो गया। अब मैं जहाँ अगर इस जगह पे ये पॉइंट लेता हूँ, तो अगर इसको मैंने अगर x रखा हुआ है, इसको अगर मैंने y रखा हुआ है, इसको मैंने z रखा हुआ है, आप किसी तरफ से भी ये रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये क्योंकि z है आपके पास, तो z में z की वैल्यू होगी, x और y जो होंगे वो दोनों 0 होंगे, तो z की वैल्यू 1 होगी। जब मैं इसके ऊपर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कौन सी वैल्यू होगी, y की होगी, यानी मेरे पास x भी 0 होगा और z भी 0 होगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन जब मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ये देखें इस जगह पे इसकी वैल्यू क्या होगी पॉइंट की। ठीक है, तो ये पॉइंट किन दो के दरमियान बन रहा है, एक्स और वाई के दरमियान में बन रहा है, एक एक्स है एक वाई है। अब एक्स और वाई के दरमियान में ये पॉइंट है, एक्स की वैल्यू भी होगी, वाई की वैल्यू भी होगी, यहाँ पे जी 0 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ ये वाला, इसमें मेरे पास ये पॉइंट किस में है, जी और वाई में है, तो ये पॉइंट जो मेरा बनेगा जी और वाई के अंदर है ना, एक्स नहीं है इसमें, 0 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। इस चीज़ को आपने एक समझना है। ठीक है, ये पॉइंट्स हम इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ जी। पहले हमें इस क्यूब के सारे कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, हम कैसे ले सकते हैं एक बात। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इसके डायगोनल हमने लेने। अब ये क्यूब है तो इसका जो डायगोनल लेंगे ना, ये देखें ये वाला हिस्सा इसका डायगोनल का जाके किसके साथ मैच करेगा, ये देखें उसकी बैक साइड पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायगोनल बनेगा, यानी नीचे से ऐसे। डायगोनल क्या होता है, ये आपके पास डायग्राम है,
उसमें से आप ये वाला डायगोनल निकलाएगा और ये डायगोनल निकलाएगा, अपोजिट साइड से क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा डायगोनल बनेगा इसका यहाँ से एक ये बन जाएगा और दूसरा डायगोनल इसका देखें ये नीचे वाली साइड इसके साथ ये बन जाएगी। आप कोई से भी दो डायगोनल लेंगे, यहाँ पे इसके आपने कोई से भी क्या करना है, दो डायगोनल लेने और उन दो डायगोनल के दरमियान एंगल फाइंड करना है। अब ज़रा आप दो डायगोनल लेंगे तो आपके पास कोई ना कोई इस तरह आएगा ना, आपके पास जैसे ओ पी डॉट, कोई भी दो डायगोनल लेंगे इस तरह आएगा, उनका डॉट आएगा, पहले की मैग्नीट्यूड आएगी और जो दूसरा लिया होगा उसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि एंगल तो ये होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लिया है आसानी के लिए, आपको बात समझ आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पे इस वाले को एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ पे मैंने पॉइंट ए ले लिया, इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया, ई पॉइंट ले लिया, जैसे जो मर्जी पॉइंट ले लें, कोई मसला नहीं है आपका। अच्छा, हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अच्छा, यहाँ पे आपने ये पॉइंट ले लिया। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जब ये पॉइंट लूँगा ये वाला, तो ये पॉइंट मेरा जेड लाइन के ऊपर है, तो इसका अंदर एक्स भी ज़ीरो होगा, वाई भी ज़ीरो होगा, सिर्फ वन आएगा, जी की वैल्यू आएगी। अच्छा, ये ओरिजिन होता है, इसके सारे ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। अब यूनिट क्यूब सर्कल लिया है तो एक्स वाई जेड ये सी पॉइंट ले लिया, एफ ले लिया, डी ले लिया। अब बी है, अब बी मैंने वन वन ज़ीरो क्यों लिया है? बी जो पॉइंट है आपका वो एक्स और जो है वाई, एक्स और वाई के दरमियान में एक्स और वाई की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको आपने क्योंकि दो डायगोनल का फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से जो डायगोनल लेता हूँ पहला ये ले लेता हूँ, ये डायगोनल है इसका, ठीक है, और सी एक मैं डायगोनल लेता हूँ इसका ओ सी, और दूसरा इसका डायगोनल मैं ये ले लेता हूँ, ये बी है ना, तो अब इसका उलट ये जाके बनेगा, दूसरा डायगोनल मैं ये ले लेता हूँ जी एंड बी। ठीक है, अब मुझे पहले मैंने पहला डायगोनल मैंने क्या लिया, और सी लिया, और दूसरा डायगोनल मैंने लिया जी एंड बी लिया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या है, यूनिट क्यूब है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका और कोऑर्डिनेट ऑफ सी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, क्योंकि ये प्लेन के अंदर है, तीनों वैल्यू होंगी, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जी भी होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सी भी लिख लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ जी भी लिख लिए। ये क्यों लिखें, क्योंकि जिन दो डायगोनल पे हमें चाहिए ना, मैंने जस्ट वो ही लिखने हैं आपने। अच्छा, ओ सी जी बी आर द टू डायगोनल। अब आपके पास एक डायगोनल है ओ सी, दूसरा डायगोनल है जी बी। अब आप ओ सी फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, सी के पॉइंट्स में से ओ वाले माइनस करेंगे, तो सी के पॉइंट से वन वन वन, देखें कोऑर्डिनेट्स जिसको बोलते हैं, वन 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 माइनस, और ओ के ओरिजिन है, ओरिजिन के ज़ीरो ज़ीरो हो गया, पहले को माइनस करते हैं पहले में से, तो वन माइनस ज़ीरो, वन आंसर आएगा, वन मीन आई वेक्टर हो गया। फिर प्लस लिखते हैं, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज 3.1 हमने की है उसमें हमने सीखा हुआ ये, तो ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसका आप माइनस करेंगे ना, वन को माइनस करेंगे, वन में से आंसर वन आएगा, वन को माइनस करेंगे जीरो में से फिर भी वन आएगा, वन माइनस जीरो वन आएगा। ये आई वेक्टर होता है, ये जे होता है और ये के होता है, इसको आई प्लस जे प्लस के लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा डायगोनल था जी बी। अब जी बी है तो बी के पॉइंट्स में से जी के माइनस करेंगे, तो बी के पॉइंट्स देखें मैंने ये लिखे हुए हैं और माइनस आ गया आपके पास जी, जी के पॉइंट जीरो जीरो वन आ गई है। फिर उसी तरह वन माइनस जीरो करेंगे, आंसर वन आएगा, यानी आई वेक्टर हो गया, प्लस लिखेंगे, वन माइनस जीरो करेंगे जे आएगा, यानी जे आ गया, जीरो माइनस वन करेंगे माइनस वन आएगा, यानी के आ गया। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है क्या, हमने फाइंड करना है cos थीटा। तो cos थीटा कैसे फाइंड होगा, ये जो पहला वेक्टर हमने फाइंड किया है ये वाला, डॉट जो दूसरा वेक्टर होता है उन दोनों का डॉट होता है, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, वन का स्क्वायर वन होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, यहाँ पे भी वन है, वन का स्क्वायर वन, मैंने शॉर्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे डॉट ले लेते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई किया, यानी इसका वन है, इसका वन, आंसर वन आ गया, ये प्लस प्लस हो गया, जे के साथ यहाँ पे भी वन है, वन वन मल्टीप्लाई वन वन हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है देखें वन और माइनस वन, के को के के साथ माइनस वन हो गया, तो वन 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 थ्री हो गया, वन वन एंड थ्री हो गया, ये प्लस वन माइनस वन ये कैंसिल हो गए, ऊपर बचा वन, नीचे इसका स्क्वायर कर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई थ्री। यही हमने प्रूव करना था कि दो डायगोनल के दरमियान जो एंगल है क्यूब का वो वन बाई थ्री, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री होता है। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसको हम देख लेते हैं। बेटा अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया, 5 का वन पार्ट है, इफ़ ए, अगर आपके पास एक वेक्टर ए गिवन है देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए। अब हम पहले ना डायरेक्शन कोसाइन को समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो डायरेक्शन कोसाइन को समझने के लिए अगर आप डायरेक्शन कोसाइन को समझने से पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन एंगल जो है ना वो समझेंगे। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे हम सारी जो बात हमारी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस लूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम हो गया। और यहाँ पे अगर मेरे पास ये आए इसका एक्स एक्सिस, ठीक हो, यहाँ पे आप ना किसी की वैल्यू को भी आप यहाँ पे एक्स वाई जी आप ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जो सेकंड वाला है इसको मैं रख लेता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। हम यहाँ पे पहले ये समझना चाहते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। और इसी तरह इसको मैं रख लेता हूँ जेड एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास हो गया जेड एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैंने यहाँ पे ले लिए। अब हमने करना क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो वेक्टर हो, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है आर। अब ये जो वेक्टर मैंने लिया है ये स्पेस में लिया है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लिहाजा इसके जो पॉइंट होंगे वो होगा पी, एक्स, वाई एंड जी होगा। अब ये जो नॉन ज़ीरो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, फॉर एग्जांपल अल्फा हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये वाला, ये परपेंडिकुलर हमारा एक ड्रा हो गया, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू x है, ये इसकी वैल्यू y है। अब यही वाला जो नॉन जीरो वेक्टर है ये y एक्सिस के साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एंगल बनाता है बीटा, आपके पास ठीक हो गया जी। और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ, ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, यही वाला जो वेक्टर है वो z एक्सिस के साथ तीसरा एंगल बनाता है, ये मैं देखें इसको लिख देता हूँ। और फॉर एग्जांपल ये जो इसका तीसरा एंगल है, इस थर्ड एंगल को हम नाम दे देते हैं जो है वो गैमा, ठीक है। तो ये हमारे पास जी एक्सिस के साथ है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे के साथ एंगल जो बनाता है इसको गैमा नाम दे दिया। अब ये जो नॉन जीरो वेक्टर है इसने 3 एंगल बना दिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक अल्फा, एक बीटा, एक गैमा। इनको हम डायरेक्शन एंगल कहते हैं। इन डायरेक्शन एंगल से हम डायरेक्शन कोसाइन जो है वो निकालेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट जो डायग्राम ड्रा की थी वो मेरे पास ये वाली थी, देखें ये वाला हिस्सा था। इसमें से यहाँ पे मैं निकालता हूँ कॉज और अल्फा। अब कॉज क्या होता है, हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है आपके पास, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कॉज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू, बेस इसका ये आएगा, इस ट्राइंगल का जो बेस बनेगा वो ये आएगा, मीन मेरे पास एक्स आ गया। और हाइपोटेन्यूज इसका ये वेक्टर है हमारे पास, क्योंकि ये तो वेक्टर लिया हुआ है, तो इस वेक्टर की लेंथ, तो उस वेक्टर को हमने नाम क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास इसका नाम आ गया, ठीक है। ये कॉस अल्फा आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने दूसरी जो परपेंडिकुलर मैंने लिया था वो ये लिया था, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया मेरे पास, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मैं इस ट्राइंगल को लूँगा तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कॉस गैमा, ठीक है। तो कॉस कॉस फिर क्या आएगा मेरे पास, सेम एज इट इज़, बेस बाई मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे फिर मैं वैल्यू लगा लेता हूँ दूसरी ट्राइंगल से। तो यहाँ से मेरे पास, सॉरी, ये काज हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा बना रहा है ना एंगल, ये एंगल बना रहा है आपके पास बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू, तो अब इसमें ये देखें ये y की लाइन है तो इसका बेस आ गया आपके पास y, और डिवाइडेड बाई आपके पास हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए भी वही है, वो आपके पास क्या है r, r एक वेक्टर है तो इस वेक्टर की हम लेंथ में लेंगे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास काज अल्फा, काज बीटा, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे काज गैमा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास काज गैमा। तो काज गैमा के लिए हमने देखें ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये वाला, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए भी हम सेम एज इट लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तीसरी जो ट्राइंगल बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा काज गैमा इज इक्वल टू, अब इसका बेस जी आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज उसका सेम हमारे पास आर जो वेक्टर है वो आ जाएगा। ये जो हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा जो होते हैं इनको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। और ये जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसका मतलब जब मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर मार लिखूंगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर मार, यानी ये डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए मुझे ये जो 3 एंगल हैं कॉस में ये हम यूज़ करेंगे। तो ये 3 एंगल जो होते हैं इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब आपने इसका प्रूफ सम टाइम पेपर में आ भी सकता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं यहाँ पे बुक पे ले आता हूँ, आपने यहाँ से देखें इसको देखना है, ये देखें, ये चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब इसमें देखें ये ट्राइंगल मैंने बनाई है, इसने यहाँ पे डिफरेंट ले लिया,
इसको इसने एक्स ले लिया, ठीक है, ये वाला। अब एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा हो गया। ये वेक्टर है आपके पास, तो पहला उसने देखें इसको एक्स उसने लिया है, इसको वाई उसने लिया है और इसको उसने जी लिया है। अब जब आपके पास ये एक्स लेंगे तो ये वेक्टर था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये जो एंगल बन गया, ये हमारे पास क्या हो गया, अल्फा एंगल आ गया। और ये इसने परपेंडिकुलर ड्रा कर ली। इसको आप वाई रख सकते हैं, ठीक है, वाई रखेंगे तो वाई के साथ ये जो वेक्टर है एंगल बीटा बनाएगा, और ये आपके पास जेड एक्सिस है और ये एंगल गैमा बना लेगा। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे पास है द एंगल विच नॉन जीरो वेक्टर, ये हमारे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ जो होता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, उनको हमको बोलते हैं नॉन एज डायरेक्शन एंगल्स। ये डायरेक्शन एंगल होते हैं, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है। अब ये जो डायरेक्शन एंगल होते हैं, इसका यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर इक्वल 0 और लेस इक्वल पाई यानी 180 के दरमियान में या इससे बड़ी छोटी होगी। इसी तरह बीटा भी, इसी तरह गैमा भी। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बताया आपको, ये जो तीन डायरेक्शन एंगल है अल्फा बीटा और गैमा, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द डायरेक्शन एंगल ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, देन cos अल्फा cos बीटा cos गैमा आर cos डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, इस आर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। अब ये आर एक वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करें तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमने आर रख लिया है। तो कैसे फाइंड करते हैं, ओ पी, यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये एक्स है, आई यूनिट वेक्टर हो गया, वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर हो गया और जी के साथ आपका के यूनिट वेक्टर हो गया। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको पता है, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर एंड तीसरे का स्क्वायर। अच्छा, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी, मैंने पहली राइट ट्राइंगल ली थी, आपने यहाँ पे ओ ए और पी पहली बनेगी, ये देखें ओ ए एंड पी, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है आपने, ठीक है। तो यहाँ से आप cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो cos अल्फा क्या आएगा आपका, बेस बाई हाइपार्टन्यूज। तो हाइपार्टन्यूज सबके लिए यही आएगा आपका, ये परपेंडिकुलर याद रखिएगा। तो परपेंडिकुलर के नीचे बेस होता है, तो ये बेस हो गया। तो ओ ए, ये देखें ओ ए बेस, ठीक है, ये आ गया, सॉरी आपके पास आ गया बेस बाई, हाँ जी बिल्कुल, ये आ गया बेस और ये आ गया हाइपार्टन्यूज ओ पी। तो ये देखें बेस बाई हाइपार्टन्यूज, तो ये किसके इक्वल हो गया, cos अल्फा हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा ऐसे ही, ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए हमारे पास x की लाइन है, x आ गया, और ओ पी हमारे पास क्या है, ओ पी हमारे पास देखें यहाँ पे ओ पी किसके इक्वल है, आर के, तो ये हमने आर लिख लिया। अब आप सेकंड ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो सेकंड ट्रायंगल पे जाते हैं, तो ये हमारे पास बीटा जो बनाएगी सेकंड ट्रायंगल है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपार्टन्यूज हो गया, ये देखें सेम एज इट इज, इसको मैं आपको ऑलरेडी बचा चुका। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन जो है कोसाइन, इनको हम cos अल्फा cos बीटा और cos गैमा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब हम एग्जैक्टली अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है, इसके हमने क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने। पहले हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद आपके पास प्लस आ गया, माइनस आपके पास 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और प्लस ये आ गया आपके पास 16 हो गया, और ये स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 29 और ए का आपके पास मॉड, और ये जो वेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, आर बी बोल सकते हैं, यानी मतलब आप इसको आर मॉड बी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, पहला डायरेक्शन को साइन होता है cos अल्फा इज इक्वल टू, तो cos अल्फा बाई एक्स, ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स बाई आर मॉड। अब यहाँ पे हमारे पास, अब हमने यहाँ पे ये देखना है एक्स क्या और आर मॉड हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा cos और अल्फा इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स हमारे पास पहला जो वेक्टर होता है उसको एक्स बोलेंगे, ये देखें एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखें ना एक्स वाई और जी था। एक्स आपके पास आ गया 2, वाई आपके पास आ गया -3 और जेड आपके पास आ गया 4। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू लगाऊंगा, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 और r मॉड की वैल्यू कितनी आ गई 29। तो ये फर्स्ट डायरेक्शन को साइन हमारा आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड पे, तो cos बीटा, तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, y बाई, ठीक है, y बाई आर का वेक्टर आर का मॉड। तो अब यहाँ पे हम सेकंड वेक्टर की वैल्यू लगा लेते हैं।
तो वाई देखें क्वेश्चन में मैंने आपको कितना बताया था, वो है 3 और नीचे आर का माड वो है आपके पास 29 आ गया, ये आ गया और यहाँ पे बन गया कॉज ऑफ आपके पास बीटा आ गया। तो ये हमारा सेकंड आ गया। इसी तरह हम थर्ड फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो थर्ड आ जाएगा हमारे पास कॉज जो है कॉस गैमा, तो कॉस गैमा इज इक्वल टू जी बाई आपके पास आ जाएगा वेक्टर ए है या वेक्टर आर लिख लें, बताया ए लिख लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएंगे, तो जी क्वेश्चन में क्या है आपके पास 4 है और आर का मार्ट कितना है आपके पास 29 है। तो ये आ गया हमारे पास कॉस गैमा। तो ये तीन डायरेक्शन को साइन अगर एक वेक्टर गिवन हो तो इस तरह हम उसके डायरेक्शन को साइन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आप यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था वो वाला। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे पास, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉरी ये 5 था या 6 था जो भी था उसका सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या गिवन है, गिवन ये है कि इफ ए बी एंड सी आपके पास तीन वेक्टर हैं, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग सी। अब पहले हमें प्रोजेक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होती है, आपको प्रोजेक्शन समझ आएगा उसके बाद ही हम क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा किसी भी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन होती है उस प्रोजेक्शन को हमने कैसे फाइंड करना है। तो मैं आपको फिर दोबारा बुक पे ले आता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये टॉपिक आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग एन अदर वेक्टर, यानी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर हैं, एक फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है ओ बी आ गया, और इसके बाद आपके पास यानी एक वेक्टर आपके पास ये है बी और एक वेक्टर आपके पास ए है। जस्ट हम क्या करेंगे, ये दो वेक्टर्स हैं और यहाँ पे एंगल बनाएंगे थीटा, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है ना ये वाला आपके पास ये यहाँ पे आपके पास ये जो ओ एल है ना ये प्रोजेक्शन है वेक्टर बी की वेक्टर ए के ऊपर, ठीक है। तो ये ओ एल जो है ये क्या चीज़ है, ये प्रोजेक्शन है किसकी, इस वाले वेक्टर की। इस वाले वेक्टर को क्या नाम दिया, बी की वेक्टर ए के ऊपर। कंसीडर टू नॉन जीरो वेक्टर ए बी, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, भी हम ऑलरेडी कर चुके। ओ एल ये देखें, ओ एल ये जो लेंथ है इस वेक्टर की इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, ऑन ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल बन गई है बी ओ एल, इसमें से हम यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड करते हैं। तो कॉस क्या होता है, बेस, बेस क्या है ओ एल, ये लेंथ है ओ एल डिवाइडेड बाई ओ बी आ गया। इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे ओ एल रह जाएगा, ये उधर क्रॉस होगा ओ बी माड कॉस थीटा। अब ओ बी किसके इक्वल रखा हुआ हमने, ये देखें ओ बी जो है हमारे पास वेक्टर बी के इक्वल है, बी आ गया और कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ए मॉड इधर इधर हमने क्या किया, ए मॉड से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब ये देखें ये डॉट की डेफिनेशन बन गई, यानी ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए का मॉड बी का मॉड और कॉस ऑफ थीटा, इसको हमने डॉट में लिख लिया और नीचे ए उसी तरह आ गया। इसको ओ एल को हम क्या पढ़ेंगे, ओ एल जो था वो क्या था, इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये हमारा फार्मूला बन गया प्रोजेक्शन का। तो जब हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए लेंगे ऊपर इन्हीं दो की, ये देखें ये जो बी और ए होगा ना इन दोनों का डॉट होगा और नीचे सेकंड वाले का आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जब आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यहाँ पे आएगा ए अलोंग बी, इधर वही आएगा ए डॉट बी, और इधर अगर बी बाद में है तो इधर बी की मैग्नीट्यूड आपके पास ये बी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखें क्या फाइंड करना है, हमारे पास है तीन वेक्टर है, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी। देखें जब मैं इसका सोल्यूशन लेता हूँ, ठीक है, तो ये बात करना मैं यहाँ पे लिखते हुए सोल्यूशन नहीं लिखता, तो आप लोग लिख लिया करें। अच्छा मैंने क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन किसकी फाइंड करनी है, प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी, ये जो मेरे पास है प्रोजेक्ट ये ए माइनस बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलोंग सी फाइंड करनी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ये जो होगा और यहाँ पे जो होगा इसका हम लिया करेंगे डॉट। देखें ये ए आ गया माइनस बी, ये आ गया ये, और इसका आ गया डॉट, इसके बाद जो अलोंग लिखा हुआ है, यानी अब ये वेक्टर है और डॉट दूसरा ये वेक्टर है, और नीचे क्या आएगा जो सेकंड वेक्टर हुआ करेगा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये मैथमेटिकली एक फार्मूला बन गया इसके लिए।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पहले लिखेंगे a माइनस बी, यानी a और b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, i वेक्टर है, -2 j वेक्टर है, +3 और आपके पास k वेक्टर है। ये वैल्यू लगा ली मैंने किसकी, a की। अब ब्रैकेट ना लगाएं आप यहाँ पे, माइनस फिर आ गया b, तो ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू आ गई 3i आ गया, माइनस आ गया 2j आ गया, प्लस आपके पास आ गया k डॉट, यहाँ पे क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो ये c वेक्टर हो गया हमारे पास। तो c आ गया 7i और माइनस आ गया आपके पास j और प्लस आ गया आपके पास 8 एंड k, ये आ गया डिवाइडेड बाय। अब देखें डिवाइडेड बाय क्या है, c का मॉड, तो ये c था, तो इसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ कैसे लेंगे, पहला जो वेक्टर है उसका स्केयर आ जाएगा, प्लस दूसरा जो वेक्टर है -1 उसका स्केयर आ गया, प्लस जो तीसरा वेक्टर है उसका, यानी वेक्टर नहीं सॉरी कंपोनेंट्स के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू उनका स्केयर, और ये आ गया आपके पास यहाँ पे स्केयर रूट आ गया। अच्छा जी, इसको पहले हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डॉट कैसे लेते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है, इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे -1, तो -2 को -1 से किया +2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे है 3, इधर है 8, तो 3 को 8 के साथ किया 24 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया आपके पास 49 और 1 का स्केयर आ गया 1 और 8 का स्केयर आ गया आपके पास 64 आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 को जब इसमें प्लस करेंगे तो ये मेरे पास 33 आ गया ऊपर, और नीचे वाले को हल कर लें तो 45 और 50, अब 50 में ना 50 में 64 प्लस कर लेते हैं 4 और 11, तो ये आ गया आपके पास 114। ये प्रोजेक्शन आ गई, प्रोजेक्शन ये फाइंड कर लिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग सी। अच्छा, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग, अब देखें, अब सेकंड जो हमने फाइंड करना है उसमें उसने क्या लिखा हुआ है, उसमें उसने लिखा हुआ है प्रोजेक्शन, ठीक है, आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ जी किसकी, सी माइनस ए अलॉन्ग, प्रोजेक्शन ऑफ सी माइनस ए अलॉन्ग, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उसने लिखा है बी, बी अलॉन्ग सी माइनस ए, ठीक हो गया। ये वेक्टर का साइन ऊपर डाल रहा हूँ, ये ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये हमने क्या फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग सी माइनस ए, ये देखें प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए सी माइनस ए। तो कैसे लिखते हैं हम, ये वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट, ये नहीं हमारे पास आएगा, दिस वेक्टर डॉट ये सारा आ जाएगा, तो ये सारा क्या आ गया, सी माइनस ए आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या बताया, जो सेकंड वाला होता है उसका, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो सेकंड वाला वेक्टर क्या है, सी माइनस ए वेक्टर है, और इस वेक्टर का मॉड आएगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे क्या कर लें, आप जो है ना वो सी माइनस ए को पहले फाइंड कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी माइनस ए इज इक्वल टू, सी की वैल्यू लगाते हैं, तो सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यानी वेक्टर सी 7 आ जाएगा, माइनस जे है, +8 के है, माइनस आ गया ए। अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लगाता हूँ, तो ए की वैल्यू है आपके पास आई, और मैं साइन चेंज करके लिख रहा हूँ क्योंकि इधर माइनस है, तो 2j आ गया और माइनस आ गया 3k आपके पास। ओके जी, सी वेक्टर माइनस आ गया ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये प्लस माइनस कर लें, 7 में से 1 चला जाएगा, बाकी 6 आ गया, और आई यूनिट वेक्टर -j+2j, तो माइनस किया तो ये आपके पास j आ गया, 8 में से 5 जाएगा तो प्लस आपके पास 5 जो है वो k आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अब हम ना ये लिख लिया मैंने प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग सी माइनस ए, यहाँ पे क्या आ गया बी, तो बी तो क्वेश्चन में वेक्टर है ना, तो वो हमने बी की वैल्यू लगा लेते हैं, 3i हो जाएगा, -2j हो गया, और प्लस है के, ये मैंने वैल्यू लगा ली बी की। आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है, डॉट आ गया, सी माइनस ए अभी हमने फाइंड किया, तो सी माइनस ए क्या है, 6i वेक्टर, और प्लस आ जाएगा आपके पास जे वेक्टर, और प्लस यहाँ पे आ गया 5k वेक्टर, और डिवाइडेड बाय क्या है जी, सी माइनस ए का मॉड यानी लेंथ, तो ये आएगा आपके पास सी माइनस ए कौन सा है, ये वाला 6 का स्केयर आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 का स्केयर, और प्लस यहाँ पे आ गया
5 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ गया हमारा जो है वो स्क्वायर रूट। तो ऊपर हम डॉट लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे। डॉट लेने से मतलब 3 को 6 के साथ किया 18 आ गया, और माइनस 2 है इधर 1 2 आ गया, और प्लस आपके पास 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ गया। इनके स्क्वायर ओपन कर लें, ये आ गया 36, ये आ गया 1, और यहाँ पे आ गया आपका 25, और ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं जी। 18 में से 2 निकालेंगे 16, 16 में 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 21 हो गया जी, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 36, यानी 36 हो गया, और दूसरा 26 हो गया, प्लस कर लें 2, और ये 62 आ गया 62। तो इस तरह आपने प्रोजेक्शन जो होती है वो फाइंड करनी होती है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतना मसला नहीं था। तो अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है, क्या उसमें गिवन है, क्या हमने उसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर वो 5 था, अब मैं 6 पे आ गया हूँ। 6 का मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 पार्ट है वो यहाँ पे लिख लिया। वो क्या था, द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ, सॉरी ये आपने लिखना था वर्टिसेस ऑफ, द वर्टिसेस आर ए बी सी, शो दैट द ए बी सी, ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की, यहाँ पे ट्राइंगल का वर्ड आना था। तो ए बी सी 3 पॉइंट है, शो दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये बताना है, इन पॉइंट्स को यूज़ करके हमने बताना है कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जो होगी हमारे पास, वो हम कैसे शो करेंगे। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह होती है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स जो होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पॉइंट ए, रख लेता हूँ इधर पॉइंट बी, रख लेता हूँ पॉइंट सी, रख लेता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो होता है ना, ये साइड ये परपेंडिकुलर होती है इसके ऊपर। अब अगर यहाँ पे ए और बी है, मैं ए बी जो है ना, ए बी वेक्टर फाइंड करता हूँ। तो ए बी वेक्टर बनाता हूँ ऐसे, ए बी इज इक्वल टू, यानी बी वाले में से माइनस कर लेता हूँ ए के पॉइंट्स, तो ए बी बन जाएगा। फिर मैं बनाता हूँ ए बी के बाद मैं बना लेता हूँ जो है ना ए और सी, ठीक है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ए सी। तो ए सी कैसे बनाऊंगा, सी वाले पॉइंट में से ए निकालूंगा, ए सी बन जाएगा। उसके बाद अब मैं इन दोनों का ले लेता हूँ डॉट, यानी ए बी डॉट ए सी ले लेता हूँ। डॉट लेता हूँ, यहाँ पे वेक्टर होगा, डॉट दूसरा वेक्टर होगा। अगर इसके डॉट का आंसर 0 आ जाएगा तो फिर मुझे क्लियर हो जाएगा कि ये साइड परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर, ठीक है। तो हमने ये शो करना है किसी दो साइड्स का डॉट अगर 0 के इक्वल होगा तो वो दो साइडें परपेंडिकुलर हो जाएंगी। जब दो साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं तो वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाती है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखें एज इट इज़ 3 पॉइंट्स हैं। पहले मैंने यहाँ पे ए भी लिखा, बी में से माइनस करते हैं ए, हमने 3.1 एक्सरसाइज के अंदर इसको पढ़ा है। तो ये बी का पॉइंट्स है, देखें 3 1 4, माइनस ये ए का पॉइंट्स है 0 -1, ये ए का लिख लिया। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 माइनस 0 करेंगे और सेकंड को सेकंड में से माइनस करेंगे, 1 माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो 3 में से माइनस किया, 0 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 6, तो 3 से मुराद 3i हो जाएगा। फिर प्लस लगा के 1 से मुराद 2j होगा, 2 से मुराद 2j हो गया, और ये 6 है 6k हो गया। ए भी फाइंड कर लिया, अब तरतीब से बी सी फाइंड कर लें, ठीक है। फिर ए सी, यानी तीनों साइड्स के वेक्टर फाइंड करें। तो बी सी किया, यहाँ पे सी का पॉइंट्स लिख लिया, ये देखें 5 7 1, माइनस बी का लिख लिया, बी का। तो पहले को माइनस करेंगे पहले में से, दूसरे को माइनस करेंगे दूसरे में से, तीसरे को माइनस करेंगे तीसरे में से। तो 5 में से 3 गया, बाकी 2 आ गया, 7 में से 1 गया, बाकी 6 आ गया, और 1 -4 किया, -3 आ गया। तो ये आपका यहाँ पे -3 है ये। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इनको आप वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ए बी भी कर लिया, बी सी भी कर लिया, ए सी रह गया या सी है, जो मर्जी आप कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सी का पॉइंट्स लिख लिया, माइनस, देखें ये सी का पॉइंट लिख लिया, और फिर माइनस हमने यहाँ पे सी हो गया और ये ए हो गया। फिर उसी तरह माइनस किया, आपके पास ए सी आ गया। तो मैंने क्या बताया, अब आप ए बी का डार्ट ले सकते हैं बी सी के साथ, ए बी का डार्ट ले सकते हैं ए सी के साथ। तो किसी एक का आंसर 0 लाना मस्ट होता है, क्योंकि डॉट में अगर आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट 0 होगा तो वो दो वेक्टर जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे आपके पास। तो मैंने यहाँ पे ए बी डॉट बी सी ले लिया, ए बी वेक्टर ऊपर फाइंड किया हुआ है। नेक्स्ट क्या गया, डॉट बी सी, ये बी सी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब डॉट कैसे लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 6 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई 6 के साथ किया 12 आ गया,
और माइनस आपके पास नेक्स्ट देखें, तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो गया। ये देखिए 18 हो गया। तो ये प्लस माइनस की 0 हो गया। अब देखें दो वेक्टर्स का डॉट 0 आ गया, इसका मतलब ए बी जो साइड है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। जब दो साइड्स परपेंडिकुलर हो तो वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। एक तो हमने यहाँ पे ये फाइंड करना था। दूसरा फाइंड द अदर टू एंगल्स। अब हमने बाकी दो एंगल फाइंड करने हैं। फाइंड द अदर टू एंगल, इससे क्या मुराद है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल तो 90 हो गया आपका, ठीक है। एक एंगल जो हो गया वो 90 हो गया। जैसे अभी हमने इसको प्रूव किया है, हमारे पास एक एंगल तो 90 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इधर आएगा ए, इधर आएगा बी और इधर आएगा सी। अब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बना ना, वो एंगल हो गया आपके पास 90 वाला, ठीक है। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूँ गैमा है, और ये वाला मेरा फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ अल्फा है, और ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो है वो बीटा है, ठीक है। तीन एंगल हो गए। अब ये रिमेनिंग दो ये रह गए, ये दो आपने यहाँ पे क्या करने, फाइंड करने। अब एंगल हम दो जो फाइंड करेंगे, तो एंगल फाइंड करने का हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, काज अल्फा इज इक्वल टू, ये देखें ए बी डॉट ए सी लिख लिया। अब यहाँ पे आप ये सोचते होंगे कि मैंने ए बी और ए सी लिखा है, बी सी क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो बी सी यहाँ पे हमें जो है ना, अगर लिख लेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब ए बी डॉट ए सी, ए बी की वैल्यू लगा ली, डॉट ए सी ये हमने ऊपर हल किया हुआ है ना, उसकी वैल्यू लगा दी। ए बी का माड, ये देखें ऊपर आए आप, ये देखें ये मेरा ए बी वैक्टर, ये ए बी है, इसका माड लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये आ गया, नीचे आ जाए, देखिए ये मैंने लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। डॉट ए सी की वैल्यू भी ऊपर है, इसी का माड भी ले लिया। डॉट लेंगे, 3 को 5 से किया 15 प्लस 2 को 8 से किया 16 और 6 को 3 से किया 18 आ गया आपके पास यहाँ पे। और नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखें कितना आया, इन सारों को प्लस किया 49, इसको और इसको प्लस कर लें, फिर आप फैक्टर बना लेंगे तो ये आ जाएगा। अगर ना भी बनाएं तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, डिवाइड करें, 0.705 हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू, कॉज को उधर लेके गए, कॉज इनवर्स आ गया 0.707, ये आ गया। अल्फा इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब ये अल्फा फाइंड कर लिया, तो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 180, अल्फा 45 हो गया, बीटा हमें पता ही नहीं है, और गामा हमने 90 लिया क्योंकि एक बताया ना गामा 90 है, इक्वल 180। इन दोनों को प्लस करें फिर उधर लेके जाएं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45 जो है वो आ जाएगा। तो ये 6 का हमारा वन पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, उसको हम देखते हैं कि 6 के सेकंड पार्ट को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन क्या है, अ वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि सारे एंगल सेम है उसके। वेक्टर आपके पास आर है, जो एंगल बनाएगा ना आपके पास एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तो वो तीनों जो एंगल हैं उसके वो क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे, वो ये बता रहा है हमें। अच्छा, कोऑर्डिनेट एंड आर, और उस वेक्टर की जो लेंथ है वो 5 के इक्वल है। फाइंड द वेक्टर आर। अब कहता है वेक्टर आर फाइंड करें। अब तो हमारे पास वेक्टर आर है ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास वेक्टर आर की वैल्यू नहीं है जो हमने फाइंड करनी है। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं और हम ये लिख लेते हैं कि जो वेक्टर आपके पास आर है वो इक्वल है फॉर एग्जांपल किसके, एक्स आई यूनिट वेक्टर के प्लस वाई और जे यूनिट वेक्टर के प्लस जी और के यूनिट वेक्टर के। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे x की, y की और z की वैल्यू मिल जाती है तो मैं यहाँ पे लगा के वेक्टर r फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ना एक डायरेक्शन कोसाइन है वो हमने सीखा है। उस डायरेक्शन कोसाइन के अंदर हमारा एक रिजल्ट है, जिस रिजल्ट को हमने डिडक्शन करना है। वो एक रिजल्ट होता है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये देखें हमारे पास ये सम ऑफ स्केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन कितने थे, 3, कॉस स्केयर अल्फा, कॉस स्केयर बीटा एंड कॉस स्केयर गामा। कहता है इन तीन डायरेक्शन कोसाइन का सम करें तो इसका आंसर क्या आता है, यूनिटी 1 आता है। अब देखें कॉस अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे ना पीछे, एक्स बाई आर माड इसका स्केयर हो गया, प्लस कॉस बीटा की वैल्यू वाई बाई आर थी, इसका स्केयर हो गया, प्लस कॉस गामा की वैल्यू जेड बाई आर इसका स्केयर। इसका स्केयर ओपन करें, एक्स स्केयर आर स्केयर माड हो गया प्लस वाई स्केयर आर स्केयर माड हो गया, जेड स्केयर आर स्केयर माड हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, आर स्केयर ये सेम, आर स्केयर एलसीएम आ गया, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर आ गया। अब एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर आर का माड होता है, ऊपर भी आर माड स्केयर हो गया, ये कैंसिल होके 1 आ गया। यहाँ से हमें ये पता चला
कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट यानी हमारे पास एक रिजल्ट है, वो क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखें, कहता है जो वेक्टर आर है ना इज इक्वल इंक्लाइंड, ठीक है। अच्छा, एज गिवन हमें ये दिया हुआ है एज गिवन वेक्टर जो है, एज गिवन वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एज गिवन वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड। हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। यानी इक्वली इंक्लाइंड है मतलब तीनों एंगल सेम बनाता है वो। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों एंगल सेम होंगे। तो हम सारों की जगह क्या कर लेते हैं, अल्फा लगा लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और दूसरा मेरे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तीसरे की जगह मैं क्या लगा दूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से ये तीन एक जैसे हो गए, ये बन गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1 आ गया जी। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरे ख्याल में आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अच्छा, सिर्फ काज अल्फा अगर मैं यहाँ से निकालूं तो काज अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। दोनों साइडों पे अंडर रूट कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब बेसिकली हमने यहाँ से क्यों निकाला है, हमने इसको सॉल्व क्यों किया और की हमने लिया। अब हम इसके फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। क्वेश्चन के फाइंड कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये सारा जब आप सॉल्व कर लेंगे ना आपको क्लियर समझ आ जाएगी। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, देखें पहला डायरेक्शन कोसाइन है आपके पास कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आपके पास आर मॉड होता है। अच्छा, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन है आपके पास कॉस बीटा, लेकिन हमने क्योंकि कॉस अल्फा रखा हुआ है, एंगल सेम है सबके लिए, कॉस अल्फा ही रखें आप, ये भी अल्फा रखें। तो ये आ जाएगा जेड बाई आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और तीसरा होता है कॉस गेमा, तो गेमा को भी हमने अल्फा रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा जेड बाई आर मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं, या आप पहले इसको क्रॉस कर लें क्योंकि हमें चाहिए एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ये इधर जाएगा आर मॉड और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ अल्फा हो गया कामा। इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, y इज इक्वल टू आर मॉड और यहाँ पे ये भी आ जाएगा कॉस अल्फा और तीसरी वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो z इज इक्वल टू आर मॉड और यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है जी। पहला बन गया x इक्वल आर मॉड क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो हमने लिख लिया 5 और ये यहाँ पे गिवन है, तो ये कितना आ गया 1/√3, इसीलिए हमने इसको फाइंड किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया y इज इक्वल टू आर मॉड क्वेश्चन में गिवन है 5 आ गया और इसके साथ, अच्छा ये इसके साथ ना आप प्लस माइनस भी यूज़ कर लें क्योंकि ये प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस आ गया 1/√3 आ गया। ओके, z इज इक्वल टू आ गया आपके पास, ये आ गया 5 आ गया और ये प्लस माइनस आपके पास 1/√3 जो है ये आ गया। अच्छा, पुटिंग ये सारी वैल्यू हमने क्वेश्चन 1 रखी थी उसमें पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1। तो यहाँ पे आ जाए, ये आ जाए आप ऊपर, ये देखिएगा ये था हमारा, हमें चाहिए था x, हमें चाहिए था y, हमें चाहिए था z। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा r जो वेक्टर जो हमने फाइंड करना था वो आ गया। तो r वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस माइनस 5/√3 आ गया और i यूनिट वेक्टर, फिर हम y की वैल्यू लगाएंगे, ये भी आपके पास प्लस माइनस में जो है ना, मेरे ख्याल में आप यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, इसके साथ भी साइन है तो बेहतर यही है आप प्लस माइनस में इसको ना ही लिखें, ठीक है। तो ये दूसरा आ गया आपके पास 5 और √3 और उसके साथ जे वाई की वैल्यू लगा ली, फिर जेड की लगा लें 5/√3 और ये आ गया के। तो ये हमने जो वेक्टर आर था वो हमने यहाँ पे फाइंड करना था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये थोड़े लेंथी थे, बेसिक भी था वो भी समझाना था आपको, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ आ जाती है उसके बाद लाइक किया करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।